नमस्कार साथियों, आज की इस पॉडकास्ट में हम आपको रूबरू कराएंगे एक ऐसे सृजनशील व्यक्तित्व से जिनका परिवार विभाजन के बाद भारत आया था और जिन्होंने सन 47 के विभाजन के बाद की घटनाओं का जिक्र बड़े ही दर्द, रुदन और पीड़ा के साथ अपनी कहानियों में किया है। ऐसे तमाम जीवंत दृश्यों को उन्होंने अपनी कहानियों में उतारा है जो उन्होंने देखी, समझी और महसूस की। छपाक से बांस का पौधा, खाट खोटका जैसी आपकी तमाम कहानियां समाज को आईना दिखाती हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर धनंजय चोपड़ा सर की, जिन्हें अपनी कॉलेज लाइफ यानी बीएससी के दौरान प्रेसिडेंट हाउस कॉल आती है और बाकायदा उन्हें प्रेसिडेंट के हाथों सम्मानित भी किया जाता है। आगे की बातचीत में हम जानेंगे आखिर इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि डॉक्टर धनंजय चोपड़ा सर ने कई सारी पत्र पत्रिकाओं के लिए काम किया है, जैसे कि मित्र प्रकाशन की वो पूर्व एडिटर एंड रिपोर्टर रह चुके हैं। हिंदुस्तान टाइम्स मीडिया लिमिटेड से होते हुए कोर्स कोऑर्डिनेटर, सेंटर ऑफ मीडिया स्टडीज, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद तक का आपका जो सफ़र रहा है बहुत ही शानदार रहा है। जिस वट वृक्ष के नीचे बैठकर आपने पढ़ाई की, आज उसी विश्वविद्यालय में आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं और आज तमाम युवाओं के लिए आप एक दिग्दर्शक की तरह हैं और इससे भी अधिक बहुत कुछ। तो आइए डॉक्टर धनंजय चोपड़ा सर के निजी अनुभवों से होते हुए सीखते हैं साहित्य, संस्कार और सृजन की एक नई पाठशाला। अभिनव रंगमंडल इलाहाबाद के चेयरपर्सन शैलेश श्रीवास्तव जी की बातचीत में। नमस्कार दर्शकों, आज हम एक ऐसी शख्सियत से आपको मिलवाने जा रहे हैं जिनके झोले में हर तरीके का साहित्य होता है। आप उनसे जब कहें कविता तो वो कविता निकाल देंगे, जब आप कहें कोई कहानी तो वो कहानी निकाल देंगे, जब आप कहेंगे कोई व्यंग तो वो व्यंग निकाल देंगे, वो चाहे छपाक से ही हो। और आजकल इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ऐसा विविध जो मार्ग है और जो सारे साहित्य है उसके रचयिता से आज हम आपको मिलवा रहे हैं, जो खुद बहुत हंसमुख हैं। लगता नहीं कि ये इतने सीरियस राइटर होंगे, मगर आज हम लोग इसी हंसी मजाक में उन राइटर से बातचीत करेंगे। तो लीजिए, हमारा मकसद है डॉक्टर धनंजय चोपड़ा से मिलवाने का आप लोगों को, जो वर्तमान में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में मास कॉम को हेड कर रहे हैं। डॉक्टर साहब नमस्ते। नमस्कार। बहुत अच्छा लगा डॉक्टर साहब जब आपसे मेरी पहली मुलाकात रेडियो में हुई। क्या बात। आकाशवाणी के बाल संघ में आप बच्चों के लिए लिखते थे, कभी प्रश्नावली करते थे, कभी उनको अलग अलग विषयों में बताते थे, और इतना गूढ़ विषय उसको बच्चों को समझाने के लिए इतने सुंदर और इतने शानदार तरीके से बाल मन में जो तुरंत चला जाए वो आप लिखते थे। तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि बचपन में आपको ऐसा कुछ मिला था? दरअसल हमारी हर आदमी की परवरिश और परिवेश जो होता है ना, वो उसको बनाने का काम करता है। मेरा बचपन ऐसे समय में भी था जब देश में बड़ी आपाधापी थी। अच्छा। और मेरे ख्याल से मैं लगभग 8-9-10 बरस का था तो आपातकाल लगा और 75 मेरे पिता जो थे वो वांटेड थे। अच्छा। कि गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। अच्छा। तो थानेदार ने आकर कह दिया था कि भैया आप कहीं भूमिगत हो जाएं या चले जाएं, आर्डर है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो इतना व्यवहार था उनका कि थानेदार भी आके बता दिया कि क्योंकि सब वो थानेदार ये जानते थे कि लोगों को गिरफ्तारी का जो आदेश दिया गया है वो सब गलत है। तो उन्होंने कहा कि भैया आप भूमिगत हो जाएं या कहीं चले जाएं। तो पहली बार हम लोगों ने देखा कि भूमिगत के माने क्या होते हैं। अच्छा। वहां से एक गुस्सा, मेरा नाम जिस स्कूल में हम पढ़ते थे वो सरस्वती शिशु मंदिर था। अच्छा। तो वो बंद कर दिया गया, मेरा नाम काट दिया गया। मुझे लगता है कि मेरा नाम इसलिए काटा गया हो कि शायद मेरे पिता के कारण। फिर मेरे पिता ने छिपते छिपाते मेरा नाम पास के स्कूल शिव चरणदास कन्हैयालाल इंटर कॉलेज में लिखाया। अच्छा, खत्री पाठशाला कहते थे। तो मिड टर्म में जाकर मेरा नाम लिखा।
ये वो समय था जब धर्मवीर भारती मुनादी कविता लिख रहे थे हाँ कि बच्चों ने बस्ता फेंक दिया है। फेंक दिया है। मैं भी उसी समय शायद वो गुस्सा था या अपनी व्यवस्था के खिलाफ था कि पहली बार मैंने एक कविता लिखी। अच्छा। मतलब बच्चा था और मतलब 10-12 साल की उम्र में आपने कविता लिखी? और वो कविता जो थी वो मुझे जुबान पर रटी, क्योंकि उस समय जितनी भी 77 में जब चुनाव होने की घोषणा हुई तो शायद हर मंच पर सुनाने जाता था और बड़ा इनाम भी मिलता था। 12-13 साल का हो गया था तो रातों रात बदल गए कानून, पकड़ गए आदमी, बच्चे मासूम, इंदिरा ने भारत में लगाया आला, पड़ गया सबके मुंह में ताला, ऐसी जो है कविता। और बात है। हाँ, इंदिरा ने दी सबको धमकी, यह क्या संजय की जिंदगी चमकी, और सबने मिलकर बनाई नई पार्टी और देश की बदल गई सोसाइटी। तो इस तरीके की तुकबंदी के साथ मैंने कविता बनाई थी और हर मंच पर सुनाया करता था। और हाइट में छोटा था और चेहरे से हल्का था तो लोग ये समझ नहीं पाते थे कि 12-13 बरस का लड़का है, 7-8 वर्ष का सोच कर और वाही मिलती थी। तो वहां से शायद व्यवस्था पे ये चोट और ये सोच उस 11-12 साल की उम्र में तो बहुत बड़ी बात है। कहा ना, परवरिश और परिवेश ऐसा मिला के। अच्छा, आप देखिए, पिता पटना गए रैली में, जब 75 की रैली में, तो उस समय हम लोग किसी कारण से, मेरी दादी बिहार की हैं थी, तो हम लोग वहाँ थे और पिता पटना की रैली में चले गए। तो हम रैली में हमें ले गए कि अगर गिरफ्तार हो जाए तो ये बड़ा तेज है, ये कहीं ना कहीं बता देगा। 10 साल के थे तो उन्होंने क्या किया, जब भीड़ बड़ी बढ़ गई वहाँ पर तो उन्होंने मुझे कंधे पर बिठा लिया। अच्छा। तो मैं ओवरहेड कैमरे की तरह पूरे उस मीटिंग को देख रहा था जिसमें जयप्रकाश नारायण थे। तो मैं जितना अच्छा आंखों देखा, पिता पूछ रहे थे अब क्या हो रहा है तो मैं बताता था। तो आप समझिए रेडियो कमेंट्री तो मैंने तभी शुरू कर दी। तो वो कमेंट्री का चस्का जो है सुनाने का, वो भी वहीं से लग गया था, और वो लिखने की आदत और बोलने की आदत। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज बताइए, आपने अभी अपनी दादी का जिक्र किया जो बिहार के थे। आपकी एक कहानी है जिसका नाट्य रूपांतरण भी हुआ है रब्बा बिंद्रो मर गई। बाबा हमारे लाहौर के थे। अच्छा। दरअसल बाबा लाहौर के थे। और ये सब हमारे जो बाबा के पिताजी थे वो अंग्रेजों की सेना को रसद सप्लाई करते थे। अच्छा। और इलाहाबाद आकर करते थे। तो हुआ क्या कि इलाहाबाद में वो आते थे और गुरुद्वारा पक्की संगत में रुकते थे और यहीं से सप्लाई करते थे। लेकिन यहाँ रिपब्लिकन पार्टी के जो लोग थे, जिसमें चंद्रशेखर आजाद वगैरह, तो उनसे इनका संपर्क हुआ और रिवोल्यूशनरी टाइप के थे। जी। तो ये कुछ तय हुआ कि हम लोग जो रसद सप्लाई होगी, जो बैल लेकर चलेंगे, उसे हम स्लो पॉइजन दे देंगे, बैल गिर पड़ेंगे, हम रसद लूट लेंगे। बाबा के पिताजी ये जान गए थे कि लौटना मुश्किल होगा। तो इसलिए अंतिम बार जब वो रसद सप्लाई करने के लिए आए और क्रांतिकारियों की बात उन्होंने मानी, तो वो अपने साथ एक बेटा और एक बेटी को लेकर आ गए थे। अच्छा। पत्नी नहीं थी उनकी। और वहां जो छूट गया, परिवार जो छूट गया, वो जो बिंद्रो थी वो छूटे हुए भाई की लड़की थी। तो वो यहाँ पर आ गए थे। तो बाबा फिर जब देश आजाद हुआ तो फिर वही पक्की संगत के बगल में जमीन लेकर घर बनवाया गया और वहीं पर हमारा परिवार रहा। दर्शकों, ये जो हाय रब्बा बिंद्रो मर गई डॉक्टर साहब की कहानी थी, इसका हम लोगों ने नाट्य रूपांतरण किया है और बहुत ही सहज और बहुत ही बढ़िया कहानी है। आप अगर उसको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा सारे दृश्य आपके सामने उभर रहे हैं। और वो दरअसल भोगी हुई सच है ना, भोगा हुआ सच है परिवार का। उसमें कोई बनावट नहीं है। ना। वो कहानी भी जब पढ़ी जाती है तो हमारे घर में कई लोग रोने लगते हैं कि बड़ा याद करके कि हाय रब्बा ये क्या हो गया। तो वो कहानी उसकी है। तो बाबा हमारे लाहौर के थे और दादी बिहार की थी, जो झारखंड चला गया। हजारीबाग की थी। हजारीबाग में भी गांव था इचाक, वहां की थी। उस कहानी में आपने जिक्र किया, उस भाषा का जिक्र किया। हाँ, जिक्र किया है। तो वो दरअसल ये जो तरीका था, दरअसल फिर वहां से बच्चों के लिए लिखना, बच्चों के लिए काम करना बड़ा एक आदत सी बन गई। हम लिखते थे। क्रांति आपने देखी, सुनी, उस क्रांति का आपके मानसिक वो स्तर पे इतना प्रभाव पड़ा कि आपने 10-11 साल की उम्र में ही क्रांतिकारी कविता लिखनी शुरू कर दी।
साथ भी बहुत लोगों का मिला। देखिए अच्छा। जब हम लोग हाई स्कूल में पढ़ते थे तो हमारा साथ हो गया था यश मालवी और वसु मालवी। यश मालवी के छोटे भाई थे वसु मालवी, जो कहानीकार थे, वो हमारे सहपाठी थे। अच्छा। तो हम लोग जो है गाए बगाए आदरणीय उमाकांत जी के संपर्क में आ गए। और फिर वो हम लोगों ने 10वीं में पत्रिका निकाल दी। अच्छा। सेवा पत्रिका, उसका विमोचन हुआ, उसके कई अंक निकाले 10वीं। अच्छा, वो किस उम्र में आपने निकाला? 10वीं परीक्षा, 10वीं में थे, 13-14 साल के, 12-13 साल के। हाँ, वाह, और निकाल दिया पूरा। आप सोचिए कि उस समय वसु, हम प्रधान संपादक बने। अच्छा। वसु उप संपादक बने, सह संपादक, और उप संपादक यश मालवी बनाया था हम लोगों ने। अच्छा, ये आपने युवावस्था से पहले ही काम करना शुरू कर दिया? काम करना, तो बच्चों के लिए लिखना। और अच्छा, उस समय क्या हुआ ना कि सब बहुत, उस समय का जो साहित्य समाज था, अब हम जैसे मुलाकात होती है हमारी मुंबई में, और किसी फंक्शन में जाते हैं तो धर्मयुग के दफ्तर, हमारे पिताजी बहुत पढ़ा करते थे। तो हम लोग गए तो वहां पर धर्मयुग भारती से मुलाकात हो रही है। उन्होंने कहा, अरे रचनाएं भेजो जो तुम लिखते हो। या फिर हमने जब हम बीएससी में थे तो मैं 20 बरस का था, और एमएससी में, और क्या हुआ कि उसी समय मधुशाला की 50वीं जयंती मनाई गई। तो मैंने जो है वो उनको हरिवंश राय बच्चन को एक चिट्ठी लिखी। अच्छा। और लिखा कि जब हाथ में लेता हूँ चाय का प्याला, याद आ जाती है बच्चन जी आपकी मधुशाला। क्या बात, क्या बात। और उसका अंतिम जो पैरा था वो बड़ा अच्छा था कि 20 का मैं हूँ, 50 की हो गई मधुशाला, मैं रहूं न रहूं पर जीवित रहे मधुशाला। अब आप समझिए, हरिवंश जी ने अपने हाथ से चिट्ठी लिखा। अच्छा। उनकी हैंड राइटिंग में आज भी चिट्ठी मैंने सहेज कर रखी हुई है कि मैं भाव भरा यह याद करता हूं कि मेरी भी मधुशाला इलाहाबाद की धरती पर लिखी गई थी। आपकी तो लिखी जा रही है, मेरी भी लिखी गई थी। और मैं आपको बताऊं कि मिले भी हम लोग, सोपान वाले घर में मिले। अच्छा। जाकर उन्होंने बुलाया कि आओ मिलो। तो ये सब यात्रा हम लोगों की, और लोग ऐसे मिलते चले गए। उस समय मालवीय जी का बड़ा संरक्षण रहता था। या फिर जो हम लोगों ने जब पत्रिका का विमोचन किया तो बहुत सारे कवि इलाहाबाद के सारे पहुंचे थे वहां पर। ये बड़ी बात है। तो और कर रहे हो, चाहे अमरनाथ श्रीवास्तव हो, चाहे जगन्नाथ साय वर्मा हो, चाहे नौबत राय पथिक हो, या ऐसे ही बहुत सारे लोग वहां पर पहुंचे। युवा अजामिल हो, या सुधांशु उपाध्याय हो, या अनीता गोपेश और सुषमा शर्मा जो कवित्री थी। तो इस तरीके से बहुत सारे लोग, तो हम लोगों को एक माहौल मिलता था बनाने का। और यही कारण था कि हम लोग ने उस उम्र से लिखना शुरू कर दिया था। तो बच्चों को लेकर मैं बड़ा वो रहता था। और जिसकी जिक्र जहां से बात शुरू की आपने कि बच्चों के लिए, तो मैं बच्चों का समाचार लिखना 8 साल मैंने बच्चों के साथ, और क्या गजब का आप लोगों के साथ होता था, और उसका मजा भी आता था, गजब। फिर बाद में तो मैंने बच्चों के लिए बड़ा सारा काम किया। बाल भवन में आपने देखा कि मैंने बाल भवन में करीबन 8-10 फिल्में बनवाई बच्चों से। और फिर बच्चों की करीबन 10-12 किताबों का अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद किया, जो नेशनल बुक ट्रस्ट से छपा हुआ है। नेशनल बुक ट्रस्ट एक बड़ी संस्था है। और एक एक किताब जो अनुवाद की हिंदी की किताब है, मुझे ये कहने में बड़ा ही गर्व है कि एक एक किताब के 5-5, 6-6 संस्करण बिक चुके हैं। वाह, लाखों। ये हम लोगों के लिए भी बड़ी गर्व की बात है। कि हम लोग डॉक्टर धनंजय चोपड़ा को जानते हैं। हाय पूछिए। लेकिन ये आनंददायक यात्रा। डॉक्टर साहब, आपने वो बच्चों से युवावस्था में 10 साल की उम्र की आपने बात करी, फिर आप युवा हो गए, आपका उमाकांत मालवीय जी का संरक्षण प्राप्त हो गया, मगर हमने सुना है कि आपको राष्ट्रपति जी ने भी बुलवाया था। अरे देखिए, वो क्या कहा? दरअसल हम लोग जब 1978 में, जब हम 9th क्लास में थे, तो हमारे एक विद्यार्थी थे, हमारे सहयोग साथी, जिनके फादर की डेथ हो गई। अच्छा। तो क्या हुआ कि हम लोगों ने उनकी माँ ने कहा कि अब हम फीस नहीं दे पाएंगे, पढ़ा नहीं पाएंगे। तो उनके लिए हम लोगों ने अब आपस में चंदा इकट्ठा किया कि आपको हम क्लास से जाने नहीं देंगे। और 9th क्लास के जो बच्चे कर सकते हैं, सब पैसा इकट्ठा करके हम लोग करीबन 600 रुपए थे उस जमाने में इकट्ठे हुए थे। आप सोचिए कितना कंस्ट्रक्टिव काम था। 78 में 600 रुपया इकट्ठा करके तो हम लोग उनकी मदर के पास पहुंचे। तो मदर ने कहा कि नहीं, हम पैसा नहीं लेंगे आपसे। अच्छा।
आप लोगों का पैसा आप लोगों का है और मैं कहीं से भी करके इस बच्चे को पढ़ाऊंगी, लेकिन आपसे पैसा लेकर नहीं पढ़ाऊंगी। खूब रोई भी, गले भी लगाया। फिर वो पैसा लेकर जब हम लौटे तो हमारे 2 टीचर थे, केमिस्ट्री के थे आदरणीय महेंद्र नाथ श्रीवास्तव जी, और दूसरे जो थे वो बिंदेश्वरी प्रसाद अग्रवाल जी, जो हिंदी के टीचर थे। ये दोनों जने स्टाफ रूम में बैठे हुए थे, अग्रवाल इंटर कॉलेज में पढ़ते थे, इलाहाबाद इंटर कॉलेज हो गया। तो वो वहां पर उन्होंने कहा कि अरे ये पैसा तो बच्चे वापस नहीं ले रहे हैं। हम लोग ने कहा और ये इस पैसे का क्या करें? तो बोले तुम लोग कोई संस्था बना लो और उसमें कुछ काम किया करो जी, हम लोग का संरक्षण रहे। तो हम लोगों ने क्या किया कि उसी समय मैंने इनिशिएटिव लिया। बाकी लोग तो कहने लगे इसका पार्टी हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा, लेकिन मेरे मन में आया कि जो आदरणीय बिंदेश्वरी प्रसाद अग्रवाल जी और महेंद्र जी ने कहा है तो उसको कुछ किया जाए। तो मैंने एक संस्था बनाई, समाज सेवा सदन। उसमें नाम सूझा कि समाज सेवा सदन। और प्रेमचंद की एक पत्रिका थी सेवा, तो हमने सेवा पत्रिका निकालना शुरू किया कि सेवा पत्रिका आपने सेवा सदन से सेवा भी ले लिया और सदन भी ले लिया। हाँ, सेवा पत्रिका निकाली वहां से और 10th में उसी पैसों से हम लोगों ने पत्रिका निकाली थी। लेकिन हम लोगों ने 50-50 रुपए के विज्ञापन भी लिए थे, यात्री होटल से, शक्ति डिस्ट्रीब्यूटर से 50-50 में विज्ञापन मिल जाया करते थे। चंदा था एक तरीके से, लेकिन 50-50 रुपए में, और उसी से हम लोगों ने इंतजाम किया था। तो उसी संस्था के तहत दरअसल हाई स्कूल में जब हम थे तो हमें यह पता लगा कि मेरी एक आई स्लीपिंग आई है। दरअसल स्लीपिंग आई माइक्रोस्कोप में जब देखा तो इस आंख से नहीं दिखाई दिया, तो इससे देखा। तो हमारे गुरुजी ने कहा कि इससे क्यों नहीं देखते, ऐसे क्यों देख रहे हो? तुमने कहा इससे दिख ही नहीं रहा। तो उन्होंने हमारे फादर को फिर फोन करके बताया कि इसकी एक आंख से दिखता नहीं है। तो पिता ने पहले सोचा बदमाशी हो गई, लेकिन वे डॉक्टर के यहाँ गए तो उन्होंने कहा दिस वन इज द स्लीपिंग आई, और ये धीरे धीरे डेवलप हो गई। और इस अब 12 साल की उम्र के पहले आते तो इसका ऑपरेशन हो जाता। तो वो धीरे धीरे डेवलप, अब तो दिखने लगा उससे, लेकिन वो धीरे धीरे डेवलप हो गई। मुझे लगा कि जिनकी एक आंख हमारे कमजोर है तो हमें देखने में परेशानी होती है, जिनकी 2 नहीं होती होंगी तो उनको क्या होगा। तो हम लोगों ने इसी संस्था से एक ब्रेल लिपि लाइब्रेरी बनाई। वाह, क्या बात है डॉक्टर साहब। और बच्चों के लिए ब्रेल की लाइब्रेरी बनाएंगे, उनको किताबें बांटेंगे। तो एक तरीके से नेत्रहीनों का पुस्तकालय स्थापित किया जाए, उसके लिए हम लोग देहरादून भी गए, कुछ पैसे इकट्ठे किए। वहाँ जो डायरेक्टर थे वो बड़े अच्छे व्यक्ति थे, तो उन्होंने शायद नॉमिनेशन किया हो कि राष्ट्रपति से सम्मानित होने का मौका मिले। बड़ी अच्छी यादें हैं राष्ट्रपति से सम्मानित, जिक्र करिए ना, मजा आएगा। राष्ट्रपति से जब सम्मान लेने के लिए ये था कि आप आ जाएंगे और आपको आने जाने का मिलेगा और अपना रुकने का भी मिलेगा, अपने से रुकें। तो पहुंच गए और ये था कि 2 घंटे पहले 3 घंटे पहले आपको आ जाना है। बड़ा टाइम टेकिंग है। तो आपकी जांच होगी, ये होगा वो होगा। डॉक्टर साहब ये किस सन की बात है? ये 1986 86 की। उस समय आर वेंकटरमन साहब राष्ट्रपति थे। और तो हम गए यहाँ से, तैयार होकर गए और वहाँ पे गेट पर बड़ी चेकिंग वुकिंग हुई। और फिर बड़ा चेकिंग वुकिंग होने के बाद जब मैं राष्ट्रपति भवन के लिए तो बड़ी चेकिंग होने के बाद लंबा रास्ता था। तो सामने बड़ी दूर पे हॉल, मतलब बिल्डिंग थी, राष्ट्रपति भवन था। तो सभी जानते हैं कितना बड़ा, लेकिन आप सोचें कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय का एक विद्यार्थी BSc पास वहाँ पहुँचा है तो उसके जेहन में क्या चल रहा होगा। और वो समय था जब इतना टेलीविजन नहीं था, मोबाइल नहीं था, इतना गूगल नहीं था, सिर्फ दूरदर्शन ही था, कोई कुछ नहीं था। तो जो दूरदर्शन में कभी देखा हो राष्ट्रपति भवन तो देखा हो, तो बाकी वहाँ पहुँचे। तो जैसे ही मैं गेट के अंदर घुसा, बड़ी रोचक कहानी है, मजा आएगा। तो जैसे ही मैं गेट के अंदर घुसा तो 3 सेना वाले खड़े थे। और मैं अब खड़े थे, मैं देख रहा था खड़े थे, लेकिन मैं जैसे ही उनके सामने पहुंचा थोड़ी 10 फीट की दूरी पर, तो उन्होंने कहा, बड़ी तेजी सलामी दिया, सलामी दिया। तो मुझे लगा कि लगता है हर पुरस्कार पाने वाले को, सम्मानित होने वाले को सलामी मिल रही है। तो मैंने भी सलामी ले ली उनसे, और सलामी फट से लिया। जब तक उनका हाथ नीचे नहीं गया, मैं भी ऐसे ही सलामी लिया। फिर उसके बाद मैं धीरे से खसक गया, वो लोग भी खसक गए। फिर उसके बाद मैं वहाँ गया, वहाँ सब औपचारिकताएं पूरी हो रही थी कि राष्ट्रपति जी से मिलने से पहले क्या औपचारिकताएं होंगी, वो सब चल रही थी। तभी इसमें 1.5-2 घंटे बीत गए। 2 घंटे बाद मैं फिर बाहर की तरफ अपना ताक झाँक करना, ये इलाहाबादियों की आदत होती है, पहले देख ले माहौल क्या।
तो माहौल समझने के लिए जरा मैं बाहर आया कि कितने लोग आ रहे हैं, क्या है व्यवस्था, क्या है। तो मैं बाहर खड़ा था, अचानक मैंने देखा कि 3 जो सेना वाले हैं उन्होंने फिर सलामी दी। अच्छा, तो आपको देख के सलामी मारते थे? नहीं, उनका मुंह दूसरी तरफ था इस बार। अच्छा, अब दूसरी तरफ था, मैं तो पीछे था, लेकिन मैंने देखा कि उनके सामने कोई है ही नहीं। अच्छा। ये ससुरे सलामी किसको दी? अब आप समझिए कि इलाहाबादी के दिमाग में कौंध गया कि अबे इस सलामी के का दी है। पूरा मतलब अद्भुत, बड़ा संकोच। बस फिर मैं गया वहां पर जो IAS अफसर थे उनसे पूछा कि ये सलामी किसको दे रहे हैं। तो बोले कि हर 2 घंटे पे इनकी ड्यूटी चेंज होती है। तो ये अशोक की लाट को सलामी देके अपनी ड्यूटी आप सोच सकते हैं कि बड़ी फजीयत में पूरा कार्यक्रम यही देखता रहा कि वो 3 आदमी कहीं दिख न जाए, पहचान लेंगे कि ये गड़बड़ है। अब आप एक छात्र की आप सोचिए कि आज मैं सोचता हूँ BSc का एक छात्र, हाँ मैं सोचता हूँ, बाद में मैं फिर समाज सेवा सदन की तरफ से गया और वहां पे जब राष्ट्रपति जी आपसे मिले तो क्या हुआ? हाँ, दरअसल कार्यक्रम के बाद राष्ट्रपति महोदय ने कहा कि हम सारे लोगों से मिलेंगे। अच्छा, आपको सम्मानित किया? हाँ, तो उसके बाद जो है ये हुआ कि सब लोग मिलेंगे, वो औपचारिक मुलाकात होती है। हाँ। तो हम लोग खड़े हो गए, मेरा दूसरा नंबर था, अल्फाबेटिकली खड़े हुए थे, तो B और C से कोई था नहीं। अच्छा। A साहब से एक थे और D से हम थे, तो खड़ा कर दिए गए। तो राष्ट्रपति महोदय आए, तो जो हमारे इलाहाबाद के थे, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पढ़े हुए IAS अफसर, उन्होंने कहा कि सर हमारे इलाहाबाद, वो दुबे जी, हाँ दुबे जी, तो उन्होंने कहा कि ये हमारे इलाहाबाद के हैं सर, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इसलिए। और सबके पास था कि इन्होंने क्या किया, तो उन्होंने बताया कि इन्होंने नेत्रहीनों के लिए लाइब्रेरी बनाई है और ये किया है वो किया, उन्होंने बताया। तो उन्होंने कहा कि हम तो तैयारी करके गए थे, हम विश्वविद्यालय के विद्यार्थी थे, और हमको ये बताया गया था कि वेंकटरमन जी तो दक्षिण भारत के हैं, तो वो तो अंग्रेजी में बात करेंगे, तो हम संभावित प्रश्नों के उत्तर तैयार करके गए थे अंग्रेजी में। अब हम लोग इंग्लिश मीडियम के पढ़ने वाले बच्चे तो थे नहीं, तो हम लोग हिंदी मीडियम के थे, अग्रवाल कॉलेज के पढ़े हुए, फिर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। ठीक है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में साइंस में उस समय अंग्रेजी ही बोली जाती थी, लेकिन हम लोग की अंग्रेजी उतनी फ्लुएंसी नहीं, माहौल नहीं था ना। तो लिहाजा हुआ ये कि उन्होंने छूटते ही कहा कैसे हो। अरे हिंदी में? हाँ हिंदी में। क्या करते हो तुम? तुमने कहा कि हम तो पढ़ाई करते हैं। अच्छा, वो सारी अंग्रेजी काफूर हो गई। अब 2 मिनट 1-2 सेकंड के लिए कि अब अंग्रेजी में बोली कि हिंदी में बोली, तो हिंदी में आए गए। खैर हिंदी में उनको जवाब दिया, और उन्होंने अच्छी बातचीत हिंदी में की। ये भ्रम था कि वो हिंदी नहीं बोल पाएंगे। उन्होंने चलते चलते पूछा कि मुझसे क्या चाहते हो? अच्छा, अब ये तो मैंने सवाल तैयार नहीं किया था कि मुझसे क्या चाहते हो, ये पूछ लेंगे राष्ट्रपति। सिलेबस के बाहर का प्रश्न। हाँ, सिलेबस के बाहर का प्रश्न था। तो इलाहाबादी अंदाज में मैंने तुरंत पैर छुए और कहा आपका आशीर्वाद। तो गदगद हो गए एकदम कि ये देखिए ये मामला है। और उन्होंने कहा एकदम तुम खूब तरक्की करो, मस्त रहो। और फिर वो दूसरे से मिलने गए। हमारे पास जो थे वो मध्य प्रदेश की कुछ शिक्षिकाएं थी, तो उनसे बात किया, तो उनसे भी वही सवाल किया। अच्छा, कि इलाहाबादी जो होता है ना, अगल बगल कन्याएं रहता है ना कि क्या बोल रहे हैं, तो हम सुन रहे थे। तो उनसे भी पूछा कि मुझसे क्या चाहते हो? तो उन्होंने कहा कि कुछ फंड हो जाता तो हम आदिवासी इलाकों में स्कूल खोलते। इसी तरीके से डॉक्टर्स कुछ थे, उन्होंने भी कुछ मांग लिया। दूर 8-10 लोग खड़े थे सबसे। तो उन्होंने कहा कि सबसे, फिर वो खड़े हुए और सबसे कहा कि आप सबसे मैंने एक सवाल पूछा जी कि मुझसे क्या चाहते हो? मुझे एक ही जवाब मुफीद लगा। अंग्रेजी में बोला था ये सब उन्होंने, कि मुझे एक ही जवाब मुफीद लगा, एंड दैट वन, कि वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय का विद्यार्थी है और अभी कुछ नहीं कमाता और बच्चों को पढ़ाता है और उसके पैसे से नेत्रहीनों की लाइब्रेरी चलाता है। और उसने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। दुबे जी, इनको प्रेसिडेंट एनेक्सी में रुकवाइए। और उन्होंने कहा कि बच्चे तुम जो है वो प्रेसिडेंट हाउस से गेस्ट रहोगे रशियन फेस्टिवल। व्हाट अ प्राउड मोमेंट। अब उस समय वो ये मोबाइल नहीं होता था, क्या सेल्फी ले लो, हमारा फोटो खींच लो, ये सब नहीं हो पाया। लेकिन गजब था, वो मेरी यादों में समा गया एक तरीके से। और उस समय रशियन फेस्टिवल चल रहा था। हाँ, रशियन फेस्टिवल चल रहा था। राजीव गांधी की सरकार थी और रशियन फेस्टिवल चल रहा था। You enjoyed the entire festival? हाँ, बिल्कुल। राष्ट्रपति भवन की गाड़ी पर जाना और
तीन गेस्ट थे उनके। अच्छा। जो उनको उन्होंने रुकवाया हुआ था, और एनेक्सी में हमें उस समय की फोटोग्राफ्स भी मिली। उनको उनसे लेते हुए की फोटोग्राफ तो मिली, लेकिन उनके व्यक्तिगत बातचीत की भी फोटोग्राफ एक मिल गई और मुझे उपलब्ध कराई गई। तो एक आपके जीवन में कई बार ऐसी यादें आ जाती हैं। यहाँ पर थोड़ा सा हम रोक के दर्शकों से बताना चाहेंगे कि आज जिस जेनजी की बड़ी चर्चा है, वो जेनजी इतना कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। हाँ। जो दिव्यांगों के लिए भी काम कर रहा हो उस उम्र में, जब वो पढ़ाई कर रहा था, जब वो बाकी चीज़ों को कर रहा था, तब वो कविताएं भी लिख रहा था, कहानियां भी लिख रहा था। ये जेनजी को सही डायरेक्शन देने की एक दिशा हो सकती है जो डॉक्टर धनंजय चोपड़ा ने अपनाई थी अपने उस युवा अवस्था में। युवा अवस्था में हम लोगों ने बहुत सारे काम किए। आज मौका मिला है तो मैं बताऊं। हाँ। हम लोगों ने एक अभियान चलाया, किताबों से दोस्ती जी। और उस समय जो प्रकाशक होते थे वो टीचर्स को किताबें गिफ्ट कर जाते थे कि आप बच्चों को दिखाएं ताकि बच्चे खरीदें। तो हम लोग ने एक अभियान चलाया। जो बच्चे गरीब थे उनको किताबें कैसे मिले, तो हम अध्यापकों के घर झोली फैलाने पहुंच गए कि आपको जो फ्री में किताबें मिलती हैं वो हमें दे दीजिए, हम गरीब बच्चों में बांट देंगे। और यहाँ से शुरू हुआ किताबों से दोस्ती अभियान। फिर तो बढ़ता चला गया और एक बड़ा रोचक अभियान चला। एक बार हम लोगों ने ट्रेन से यात्रा की, यहाँ से लेकर पंजाब तक की। अच्छा। लुधियाना तक की। और आपको बताया कि जितने स्टेशन पड़े, थोड़ी देर के लिए जहाँ भी आधे घंटे का स्टॉप था, हमने वहाँ पर एक चादर पर किताबें रख दी और एक ही शर्त थी, एक रखो एक उठाओ। यदि तुमने अपनी यात्रा में कोई किताब खरीदी है और पढ़ ली है तो यहाँ उसको रखो और एक ले जाओ। कितनी बढ़िया इस तरीके की किताबों से दोस्ती हमने अपनी संस्था से भी चलाया। हम लोगों के घर पहुंच जाते थे, जिनकी आज भी हम लोग करते हैं। हमारी संस्था से ये काम होता है कि जिनके घर भी मृत्यु हो जाती है तो वो लोग बहुत पैसा भोज में और इन सब पे खर्चा करते हैं। हम उनसे केवल 50 किताब मांगते हैं, किसी गाँव की लाइब्रेरी के लिए, किसी कहीं पर भी आप खरीद कर जाइए, स्कूल में दान करिए। बहुत सकारात्मक, चलिए आपको ले चलते हैं। तो इस तरीके का काम हम लोग ने उस समय शुरू किया था। मैगजीन्स हम लोग ने छापी, हम लोगों ने सेवा पत्रिका निकाली। फिर जब 1982 में उमाकांत जी का देहांत हो गया तो हम लोग ने संघर्षों का दस्तावेज बनाम उमाकांत मालवीय, ये शीर्षक से हम लोग ने अपने पत्रिका का अंक निकाला जो बड़ा फेमस हुआ। फिर उसके बाद हमने लाचन जोशी विशेषांक निकाला। फिर हमने उसी में महादेवी वर्मा विशेषांक निकाला। और यही चीज थी कि मैं अखबारों की दुनिया में चला गया, लेखन की दुनिया में चला गया। हाँ डॉक्टर साहब, वो जो आपकी अखबारों की दुनिया थी उसको भी हम लोगों ने बहुत रोचकता से देखा उस समय और समझा। ये अखबारों से अचानक पत्रकारिता से आप मास कॉम में जुड़ गए और मास कॉम में जुड़ने के बाद भी आपकी रचना धर्मिता कहीं कम नहीं हुई। दरअसल जब हम लोग ने जर्नलिज्म का 1980s का जो समय था ना, वो विश्वविद्यालयों में जर्नलिज्म की पढ़ाई शुरू हो रही थी और 1986 से इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भी जर्नलिज्म शुरू हो गया। लेकिन वहाँ पर मेरे ख्याल से आपने तो जर्नलिज्म का कोर्स किया था। अरे गजब। अच्छा। अरे क्या बात करते हैं। मैंने पीजी डिप्लोमा किया, फिर एमए किया, पीएचडी भी किया उसी में। मतलब एक बीएससी का स्टूडेंट। हाँ, साइंस का। जब मैं गया तो मैं बता रहा हूँ, जर्नलिज्म का जब मैं इंटरव्यू देने गया, एडमिशन में इंटरव्यू हो रहा था, तो उसमें हमारे साइंस के डीन पति साहब बैठे थे, प्रोफेसर पति। और प्रोफेसर पति जो थे टीपति साहब, और उन्होंने अखबार अपने सामने रख रखा था और उनको जैसे ही पता लगा बीएससी का, तो उन्होंने कहा साइंस छोड़कर जर्नलिज्म में क्या कर लोगे। यही प्रश्न मेरा भी था, इसीलिए। हाँ, तो आपने क्या जवाब दिया उस समय? मैं उस समय 5 ऐसे लोगों की जानकारी लेकर गया था जो उस समय बड़े अखबारों के संपादक थे। और सब साइंस के स्टूडेंट थे। मैंने कहा साइंस वाला जो है ना, जैसे मैंने उन्हीं को ऊपर ठोक दिया। मैंने कहा सर, आप जैसे अध्यापकों से हम लोग एनालिटिकल दिमाग बनाते हैं। आप ही तो हैं जो हमारे दिमाग को विश्लेषण करने की क्षमता देते हैं, एनालिसिस की क्षमता देते हैं, इसलिए साइंस अप्रोच देते हैं। हाँ, वो साइंस वाला बहुत अच्छा कर सकता है। तो उन्होंने मुझे पास कर दिया। तो फिर अखबारों की दुनिया, चूंकि मैं जब बीएससी में था तो मुझे याद है कि मैं जब पहला आर्टिकल लेकर और अमृत प्रभात के दफ्तर में पहुंचा था, वो 84-85 का समय था और वहां पर जो संपादक महोदय बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा क्या ये आर्टिकल तुमने लिखा है? अच्छा। तो मैंने कहा जी। तो बोले एक हेडिंग मैं देता हूँ, विषय उस पर लिख डालो अभी। तो मैंने कहा जी, कुछ रेफरेंसेस की। बोले अखबार का पूरा खजाना है। तो मैंने पहला आर्टिकल वहाँ पर लिखा और फिर वहाँ अमृत प्रभात के
एडिटोरियल पेज में कुलदीप नैयर के साथ छपने लगा 1984 में। अरे बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात है, आज भी रखा है मेरे पास अखबार। बहुत बड़ी बात है, कुलदीप नैयर साहब के बगल में आपका आर्टिकल छप रहा है। मैं इसको पूरी दुनिया में दिखाता फिरता था कि देखो साहब कुलदीप नैयर के साथ छप गए। तो बोले इत्तेफाक है कि उस दिन कुलदीप नैयर का कॉलम आ गया, तुमने क्या कर लिया उसमें। लेकिन भाई साहब वो छपना और उस समय जो हेडिंग थी कश्मीर समस्या हमारी भूलों का नतीजा, जो आप देखिए 84 में लिख रहे हैं कश्मीर समस्या हमारी भूलों का नतीजा। जिस दिन चुनाव होता उस दिन आर्टिकल छपा, डंकल का डंका, संशय और शंका, क्या हेडिंग लगा लगा के उस समय, और शौक चढ़ गया। हमारे पिता नहीं चाहते थे कि मैं जर्नलिज्म करूं। अच्छा। वो कहते थे कि दरअसल मैं साइंस का विद्यार्थी था। मेरे पिता जो थे DSV कॉलेज नैनीताल, दान सिंह बिस्ट कॉलेज, उस समय नैनीताल यूनिवर्सिटी हो गया अब, लेकिन उस समय कॉलेज था, वहां पे बॉटनी के लेक्चरर थे। अच्छा। वो चाहते थे कि हमारी माता जी भी साइंस पढ़ी हुई थी, तो इसलिए मुझे साइंस पढ़ाया गया था कि मैं डॉक्टर बनूं। मैं पहली बार जब सेलेक्ट हुआ, मैंने PMT दिया तो मैं डेंटिस्ट में सेलेक्ट हुआ। अच्छा। मेरे पिता ने बुलाया और जोश भरते हुए कहा क्या सड़े सड़े दांत उखाड़ोगे, MBBS बनना है तुम्हें, मेहनत करो। दूसरी बार बड़ी मेहनत किया मैंने और BDS में भी नहीं हुआ, होम्योपैथी में हुआ, नीचे गिरे। पिता ने फिर बुलाया क्यों ऐसा हुआ। मैंने कहा क्या बताएं, वो फिजिक्स नहीं बनी और नहीं आती है। बोले मेहनत करो। 3 बार मैंने दिया, नहीं हुआ, तब तक मैं BSc पास कर गया। तो मैंने कहा अब नहीं देंगे, और फिर उन्होंने कोशिश किया कि मैं शायद मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बन जाऊं, मैं नहीं बना। फिर मैंने तय किया कि मैं जर्नलिस्ट बनूंगा। पिता को लगता था कि मतलब ये आपका अपना डिसीजन था कि आप पत्रकारिता करेंगे। हाँ, क्योंकि उस समय मैं छपने लगा था। और उस समय पैसा भी जो था ना वो मनी ऑर्डर से आता था, 20 रुपए 40 रुपए। पिता ने कहा कि बिल्ली के मुंह में खून लग गया, इसको पैसा मिलने लगा, क्या बातें हो तुम, 20 रुपए का आर्टिकल का, 40 रुपए का आर्टिकल का, उससे जिंदगी चल जाएगी क्या। लेकिन एक जुनून सवार था कि मुझे जर्नलिज्म करना है। तो मैंने रीवा विश्वविद्यालय में आदरणीय कमला प्रसाद जी के सानिध्य में रहकर मैंने जर्नलिज्म पढ़ाई किया। अच्छा। और वहाँ से पढ़कर आया और फिर मैंने क्या कहते हैं स्वतंत्र मत में काम किया, दैनिक जागरण में कुछ दिन, रीवा में काम किया, फिर मित्र प्रकाशन में कालिया जी के अंडर में। सबसे ज्यादा रोचक वही रहा, कालिया जी के अंडर में काम करना। कालिया जी तो गंगा जमुना में निकालते, गंगा जमुना उसी में, गंगा जमुना में। हाँ। अच्छा। अरे तो ये एक अपने आप में बड़ा अच्छा अवसर रहा। फिर हिंदुस्तान में और लंबे समय तक फिर हिंदुस्तान में, इस बीच में बहुत सारी पत्रिकाओं के संपादन से जुड़े। मैंने ललित कला अकादमी की कलात्रय मासिक पत्रिका का भी संपादन किया है, साक्षी का भी संपादन किया है। इस तरीके से बहुत सारी पत्रिकाओं का संपादन करते हुए इलाहाबाद से फिर मेरा ट्रांसफ़र हुआ बनारस, और फिर वहाँ से ब्यूरो इंचार्ज बनाकर भेज दिया गया आजमगढ़। अच्छा। और आजमगढ़ मेरे लिए बहुत ही टर्निंग पॉइंट था कि मैंने वहाँ पर कई जर्नलिज्म में प्रयोग किए। मैंने सोशल जर्नलिज्म में प्रयोग किया। बाढ़ आ गई, पूरे शहर में पानी भर गया था। मेरे अपने बीवी बच्चे को मैंने निकाल कर होटल में रुकाया क्योंकि मेरी भी नीचे की मंजिल में पानी आ गया था, और मैंने बाढ़ में बढ़ा दिया सर्कुलेशन। वाह, सर्कुलेशन बढ़ गया। संपादक ने बड़ा तारीफ किया कि कैसे हो गया। मैंने वहां पर सोशल जर्नलिज्म किया। आपने पाठक बहुत बनाए। और पूछिए मत, वो जर्नलिज्म थी कि गजब की जर्नलिज्म होती थी। नकल अभियान के खिलाफ चलाया, नकल करते हुए लाइव पकड़ना शुरू। और एक और काम किया मैंने वहां पर, एक नई तरीके का प्रयोग किया कि रात के 12 बजे के बाद का शहर, अच्छा। यानी अस्पताल में क्या हो रहा है रात, और लाइव करता था कि इस समय 11:30-12 बज रहे हैं, मैं यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है, यहीं से मैं फोन लगा रहा हूँ CMO को, CMO साहब मैं यहाँ खड़ा हूँ। सब लाइव चलता था और लोगों को समझ में गजब। मुझे मेरे साथी याद करेंगे जो आजमगढ़ में होंगे और इसको सुनेंगे कि कैसे हम लोग एक विधायक के स्कूल में नकल अभियान को रिकॉर्ड करने पहुंच गए थे, और विधायक के आदमियों ने हम लोगों को दौड़ा लिया था अलसाहा लेकर, और हमारी गाड़ियां स्टार्ट थी और उन गाड़ियों में बैठ के भाग गए। और दूसरे दिन उतने ही चौड़े से चाट के कहा कुछ करके दिखाओ। वाह, ये चैलेंज था। तो इस तरीके की पत्रकारिता करना। अरे एक नेता मंत्री था जो हमारे शहर से जुड़ा हुआ था, बड़ा नेता था, आज दुनिया में नहीं है इसलिए उसका नाम भी नहीं लेंगे हम। मुलायम सिंह यादव जी की सरकार थी और उसमें वो बड़े उनके पैरोकार और ओहदे पर थे, तो वो उनका शहर था। तो वो जनाब जो थे वो बाढ़ आई हुई थी, शहर में पानी भरा हुआ था, और वो हेलीकॉप्टर से आकर वाच कर रहे थे, और ये तय था कि वो नीचे आएंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। हम सब नीचे इंतजार कर रहे थे। अचानक से जो सरकारी अधिकारी थे उन्होंने कहा कि नेताजी नीचे नहीं आएंगे। अच्छा। और वो ऊपर से ही चले जाएंगे। और मैंने अपने फोटोग्राफर, नेता नीचे कहाँ आता है?
और मैंने अपने फोटोग्राफर को दौड़ाकर कहा यही फ़ोटो चाहिए इस हेलीकॉप्टर की, चाहे जैसे लाओ, ये लाल और ग्रे रंग का जो हेलीकॉप्टर है इसकी फ़ोटो खींचो। उसने फ़ोटो खींच ली और मैंने पूरे पेज में इतनी बड़ी फ़ोटो लगाकर नीचे लिखा, हवा में तैर चुके हो तुम बहुत, नीचे आओ, हमें ज़मीन की मसाइल पर बात करनी है। क्या बात कही है, क्या किसी शायर का शेर था, उसको जो भी याद आया मैंने लिख दिया कि हवा में तैर चुके हो तुम बहुत, नीचे आओ, हमें ज़मीन की मसाइल पर बात करनी है। आप सोचिए कि क्या जनता का रिस्पांस था, गजब का। और नेता नीचे आया और उसने क्या प्रयोग करते थे, नेता नीचे आया और उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, कहा कि मेरे खिलाफ ये अखबार लिखता है, ये करता है, वो करता है। और फिर उन्होंने कहा कि लाइट की प्रॉब्लम है, मैं वादा करता हूं कि आपके शहर में बाढ़ होने के बावजूद 18 घंटे बिजली आएगी। अच्छा। दूसरे दिन हम लोग ने छापा, नेताजी का वादा, 18 घंटे बिजली। आप बताएं कि आपके मोहल्ले में कितनी देर बिजली आई, फोन नंबर रहा ये। और दूसरे दिन छापा कि पहले दिन ही नेताजी का वादा, टाँ टाँ फेस, फलाने मोहल्ले में इतना घंटा, फलाने मोहल्ले में इतना घंटा, फलाने मोहल्ले में इतना घंटा। और वक्तव्य देने के लिए, यानी इस पर अपना वो देने के लिए, कुवर्जन देने के लिए कोई अधिकारी सामने नहीं आ रहा है। 5 दिन बाद फिर नेताजी आए, कहा अखबार मेरे पीछे पड़ा हुआ है। तो इस तरीके की जर्नलिज्म आज जो बच्चे पत्रकारिता करना चाहते हैं, डॉक्टर धनंजय चोपड़ा से अच्छा अनुभव उनको नहीं मिलेगा। तो गजब, चाहता हूँ कि डॉक्टर धनंजय चोपड़ा से जो लोग भी पत्रकारिता एक बड़ी रोचक, वो मिले। एक बड़ी रोचक चीज डॉक्टर साहब बताएंगे ना। हाँ, और क्यों नहीं, मैं तो सिखा रहा हूँ। एक बड़ी रोचक घटना बताएं। आज जो मुख्यमंत्री हैं हमारे, तो वो समय सांसद हुआ करते थे। अच्छा। और हमारे विपक्ष, हाँ, सांसद थे। अच्छा। और गोरखपुर से सटा हुआ आजमगढ़ था। तो वो आजमगढ़ में दंगा हो गया था, कर्फ्यू लगा हुआ था। तो वो जो दंगा पीड़ित थे उनसे मिलना आना चाहते थे, और पुलिस उन्हें अंदर आने देना नहीं चाहती थी। हमारे डीएम और एक महकमा सब, वहाँ पे एक बॉर्डर था सगड़ी का, वो बॉर्डर पे लग गए जहाँ से गोरखपुर से रास्ता था, बैरिकेटिंग कर दी गई, फलाना कर दिया गया। तो मैं वहाँ, सारे फोटोग्राफर, सारे रिपोर्टर सब लगे हुए थे। मैं ब्यूरो इंचार्ज था, लेकिन मैं ऐसे मौक़ों पर जाता था क्योंकि मुझे रिपोर्टिंग करने में मज़ा आता था। इंचार्ज बनकर मैं ऐसी कमरे में बैठूँ, ये मुझे गंवारा नहीं था। एक तो इलाहाबादी, ऊपर से कुचड़ही की आदत थी मेरी। जो देखिए, आप कुचड़ पेच नहीं कर सकते हैं तो आप जर्नलिज्म भी नहीं कर सकते। बिल्कुल सही है। तो मैं वहाँ पर बॉर्डर पर खड़ा था, मैंने फोटोग्राफर को बुलाया, मैंने कहा देखो ये सब डीएम वो खड़े हैं, सांसद आएंगे तो प्रोटोकॉल है, डीएम को नमस्ते तो करना पड़ेगा। सांसद के आगे हाथ जोड़कर ये डीएम खड़ा हो, ऐसी फोटो मुझे चाहिए। अच्छा। चाहे जो कुछ भी हो जाए, तुम एड़ी चोटी लगा देना, डीएम ऐसे हाथ जोड़कर नमस्ते करे और तुम इसकी फोटो ले लेना। उसने कहा जी सर। दूसरे फोटोग्राफर जो था उसको मैंने लगाया कि देखो ये जो सांसद हैं ये डीएम और इनके बस के नहीं है, ये बैरिकेटिंग तोड़ेंगे। या कार के ऊपर से कूदते हुए, बोनट के ऊपर से कूदते हुए अंदर चले जाएंगे। ये इनके संभलेंगे। और उसमें फायर ब्रांड नेता हुआ करते थे योगी जी। तो क्या हुआ कि उन्होंने, वही हुआ जैसा मैंने सोचा था। आप कहते हैं ना किसी नुजूमी टाइप का काम करना, ये हम लोग कहते थे कि अपने एम्पिरिकल थॉट से हम लोग हाइपोथेसिस पहले बना देते थे, या ये है ना, लर्नेड इमेजिनेशन, तो एजम्पशंस। तो वहाँ वो आए और जैसे ही आए, डीएम ने हाथ जोड़ा, फोटो खींच गई। कहा सर हो गई बड़ी टाप की फोटो, वो कार के अंदर बैठे और ये हाथ जोड़ रहे, और बाहर निकले का हटो, और उनके सारे लोगों ने बैरिकेटिंग तोड़ना शुरू कर दिया। योगी जी भी तो मेरी फोटो खींच गई, मेरा काम हो गया। उसके बाद वो फिर उनको मनाया गया, सब हुआ। फिर वो ले गए अपना सर्किट हाउस ले गए, जहाँ भी ले गए, लेकिन मेरा काम हो गया। दूसरे दिन हमारे अखबार में फोटो छपी थी, एक तरफ डीएम हाथ जोड़े था कि मान जाइए सर, हाथ जोड़कर नमस्ते किया था, लेकिन मेरे कैप्शन में लिखा था मान जाइए सर, और दूसरी तरफ बैरिकेटिंग तोड़ रहे थे, नहीं मानेंगे। गजब की वो लाइनें और गजब की फोटो। बड़ा कमाल हुआ उस दिन और बड़ा मज़ा आया उस दिन। मुझे लगता है कि पत्रकारिता में ऐसे बहुत सारे अवसर आए जब लगा कि हम लोग बहुत काम कर सकते हैं। हमने कुंभ में काम किया, हमने कर्फ्यू में काम किया। अभी आपने ये जो कुंभ हुआ था इसमें भी तो आपने बहुत सारा रिपोर्टिंग करी है, बहुत सारी, आकाशवाणी के लिए हमने कमेंट्री किया। मैं हर बार, आज 1989 से कुंभ में जा रहा हूँ, बहुत सारे दूरदर्शन के लिए, बहुत सारा क्या कहते हैं चैनलों के लिए, बहुत सारे यूट्यूबर्स के लिए। अच्छा डॉक्टर साहब, बात करने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं, मगर ये जो आपकी पत्रकारिता है, इससे जो आपका कहानी लेखन है,
और जो कविता लेखन है, इसने आपके ऊपर, हमें ऐसा लगता है कि आपके ऊपर ऐसा प्रभाव डाला कि आप स्थिति जन्य जो प्रश्न होते थे उनको आपने अपनी कहानियों में डालना शुरू कर दिया। आपकी कोई भी कहानी ये नहीं कह सकते कि टोटल फिक्शन है। जी, बट जो रियल है, देखिए हमने अपने भोगे हुए सच को लिखा, बट बेसिकली मैं जर्नलिस्ट था, तो जो हमारे सामने है, जो हमारे सामने घट रहा है या जो हमारे साथ घट रहा है, उसी को कहानी के रूप में पढ़ा। अभी जल्दी कहानी आ रही है इतनी सी जिंदगी। हाँ। अब आप सोचे कि वो इतनी सी जिंदगी, हाँ, अच्छा। तो वो शायद मेरी कल्पना पर ही आधारित है और पढ़ेंगे, अभी कहानी का खुलासा नहीं। वो आपका छपाक से जो था वो तो अद्भुत था। गिफ्ट ऑफर में वो भी एक अपना व्यंग लिखने का तो मजा जर्नलिज्म ने बहुत सारी चीजें दी हैं, चाहे वो सच है। हाँ, वो व्यंग ऐसा है कि जो सच है, बिल्कुल वो मिलते ही था ना। हाँ। अब देखिए ना, हम लोग करते क्या थे, समाज से चीजें उठाते थे। हाँ। पूरे शहर में पानी बिजली की समस्या खड़ी हो गई। और उसी समय त्योहार आ गए। त्योहार आ गए तो गाने बजने लगे। और उस समय एक गाना चला था, तू मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए। अचानक से ये गाना बजता हुआ, तू मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए, सुनते हुए हम दफ्तर पहुंचे और धरने प्रदर्शन की फोटोग्राफ और खबरें आ गई। मैंने हेडिंग लगाया, पानी मिले बिजली मिले और जीने को क्या चाहिए। गजब हेडिंग हिट हो गई। और आपको बताएं कि पानी मिले बिजली मिले और जीने को क्या चाहिए, इस धुन पर बच्चों ने जो है गीत बना डाला और श्रेय दिया कि ये चोपड़ा जी का गीत है। दरअसल देखिए, आपने कविता की बात की, मैं एक्सीडेंटल कवि हूँ, मैं कवि नहीं हूँ। मैं कविताएं दरअसल लिखने वाला पहले कविताएं ही लिखता है। आपके बारे में ये कहानी है कि धनंजय चोपड़ा के पास एक झोला है जिसमें सारा साहित्य होता है। आप उनसे कविता लिखवा लीजिए, आप उनसे निबंध देख लीजिए, आप उनसे व्यंग देख लीजिए, आप उनसे देख लीजिए। जर्नलिस्ट आदमी जर्नलाइज हो जाता है ना। जर्नलिस्ट आदमी के पास सब कुछ होता है, सारा मसाला है। दरअसल मैं अखबार के दफ्तर में बैठा था, मैं आपको बताऊं, कविताएं तो मैंने बचपन में लिखी और फिर उसके बाद मैंने कविताएं मैं बना नहीं पाया। लेकिन एक दिन मुझे लगता है कि मैं जब जर्नलिज्म कर रहा था तो मेरे संपादक का फोन आया कि यार किसी इलाहाबाद के किसी कवि से कोई एक कविता मांग लो। अच्छा। फीचर पृष्ठ पर एक कविता की जगह बची हुई है। तो मैंने कई लोगों को कहा कि आप कविता दे दीजिए, आप कविता दे दीजिए। और शाम होने लगी, संपादक ने कहा पेज बनना है, कविता नहीं आई। तो मैंने कंप्यूटर पे एक कविता टाइप किया। हाँ, कबीरा खूब रोया, कभी कम्युनिस्टों पर रोया, कभी फलाने पर रोया, कभी खूब रोया। क्या और वो कविता लिख के भेजी। अच्छा, जब कविता भेजी तो मैंने अपना नाम नहीं डाला। तो संपादक ने कहा वाह किसकी कविता है यार, बड़ी अच्छी कविता। मैंने कहा मेरी। तुम्हारी? बड़ा ध्यान, तुम्हारी? मैंने कहा हाँ। तो क्या अच्छी है तो छपेगी। और कविता छप गई। फिर मैंने कभी कभी ऐसे ही कविताएं लिखी, लेकिन कहानियां मेरे और व्यंग मेरा अपनी विधा रही। कहानियां और व्यंग, लेख और आलेख और शोध लेख। जब मैं टीचर बन गया, जब मुझे लगा, वो भी उसकी भी कहानी है, मैं अभी आपको बता दूंगा, तो कहानियां लिखने लगा। दरअसल कहानियां लिखना और कहानियां कहना ये अपना शुरू से शौक रहा है। शुरू से इसलिए शौक रहा है कि मैं पक्का इलाहाबादी हूँ जी, और इलाहाबादियों की एक आदत है ऑथेंटिक गप मारना। और उस ऑथेंटिक, मैं इसलिए कहता हूँ ऑथेंटिक गप, उसमें सच होता है। लेकिन उसमें इमेजिनेशन और एम्शंस जुड़े होते हैं, थोड़ा सा मसाला। वो आदत मेरी भी थी। और वहीं से कहानियां गढ़ना और कहानियां कहना और कमेंट्री सुनाना और ये सब मेरी आदतों में शुमार हो गया था। आपने एक प्रश्न किया कि आप जर्नलिज्म से कहां से आप टीचिंग लाइन में, मास्कॉम में कैसे? मास्कॉम में कैसे? दरअसल मेरे संपादक से मैं बार बार कहता था कि मेरी तबीयत खराब हो रही है और मुझे मेरा ट्रांसफर कर दिया जाए। आजमगढ़ में कोई तबीयत खराब रहने लगी थी, तो मैं नहीं चाहता था कि मैं जर्नलिज्म छोड़ूं। अब मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में सेंटर ऑफ मीडिया स्टडीज, पहले वो सेंटर ऑफ फोटो जर्नलिज्म एंड विजुअल कम्युनिकेशन, जब उसका उद्घाटन होना था तो हमारी संपादिका मृणाल पांडे जी को आना था, उसका उद्घाटन करना था। लेकिन मृणाल जी आई तो विश्वविद्यालय में, लेकिन उसका उद्घाटन नहीं हो पाया। तो हमारे उस समय के जो डायरेक्टर थे प्रोफेसर जी के राय, उन्होंने कहा तुम्हारी संपादक नहीं है, इसलिए तुमको उद्घाटन क्लास लेनी पड़ेगी। अच्छा, तो जो सेंटर है, सेंटर ऑफ फोटो जर्नलिज्म एंड विजुअल कम्युनिकेशन उस समय था, सेंटर ऑफ मीडिया स्टडीज, उसकी उद्घाटन क्लास मैंने लिया। अरे डॉक्टर साहब, बहुत बड़ी बात है ये। तो उद्घाटन करा और मैं अखबार में काम करता था, तो मैं वहां पढ़ाने लगा। जब मैं उद्घाटन क्लास लिया तो रोज सवेरे वहां पढ़ा लेता था। लेकिन उसी समय 2-3 महीने बाद मैंने पढ़ाया होगा, उसी महीने के बाद मेरा ट्रांसफर हो गया कि बनारस चले जाइए, फिर आजमगढ़ चले जाइए। फिर मैं यहाँ आता था, एक हफ्ते के लिए क्लास लिया करता था। अचानक से 2005 के आसपास
2006 में 5 में हमारी यूनिवर्सिटी केंद्रीय विश्वविद्यालय बन गया। एक सेमिनार में मैं आया हुआ था, उसी समय आदरणीय प्रोफेसर आरजी हर्षे साहब जो थे वो वाइस चांसलर थे, तो उन्होंने कहा क्यों नहीं आप हमारे विश्वविद्यालय चले आते हैं। उधर संपादक मेरी बात नहीं मान रहा था, इधर जो है डायरेक्टर और हर्षे जी का था कि आप हमारे विश्वविद्यालय चले। तो मैंने वहां इस्तीफा दिया और कहा कि अब मैं जा रहा हूँ पढ़ाने। हमारे संपादक थे शशांक शेखर त्रिपाठी जी जो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो उन्होंने कहा कि अरे तुमको संपादक की ओर बढ़ना था, तुम डीएनई बनने जा रहे थे, तुम ये होने जा रहा था, तुमको संपादक बनना था और इस समय तुम इस्तीफा दे के जा रहे हो। मैंने कहा सर मैं बहुत सारे संपादक बनाने जा रहा हूँ, मेरा ख्वाब है कि मैं एक दिन, सच है। मेरा ख्वाब है कि मैं एक दिन आप जैसे किसी संपादक के कक्ष में घुसूं और आप जैसा कोई संपादक उठे और मेरा पैर छुए। अब तो वो स्थिति आ गई है। नहीं हो गया, सच हो गया। अब तो मैंने उसका वीडियो बना के शशांक जी को भेजा, उन्होंने कहा बधाई हो। अब हमारे पढ़ाए हुए बहुत सारे विद्यार्थी संपादक हैं, बहुत सारे विद्यार्थी बड़े बड़े पोस्ट पर हैं। सेंटर ऑफ मीडिया स्टडीज में जो विद्यार्थी हैं उन्होंने बहुत तरक्कियां की हैं, बहुत सारे सीनियर रिपोर्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, संपादक हैं, फोटो जर्नलिस्ट हैं, वीडियो जर्नलिस्ट हैं, बहुत सारे कहानियां लिख रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं। मुझे अच्छा लगता है कि मैं किसी शहर में, अच्छे शहर में जाता हूँ तो मेरे अब तो विभिन्न विश्वविद्यालयों में हमारे विद्यार्थी अरे आपको बुला रहे हैं, तमाम इनविटेशन है, अभी भी आपके पास इनविटेशन एक है, जहाँ पे आप जा रहे हैं। जी 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 जी, तो ये अच्छी। आप शहर में रहते कहाँ हैं? नहीं रहते शहर हमारा। आपके इतने क्लासेस होते हैं, इतने लेक्चर्स होते हैं और इतनी जगह आपका बुलावा होता है, इतना क्या आप स्थिर तो हो ही नहीं सकते? इतना भी नहीं है, रहते हैं। ये दर्शकों, ये 2 किताबें डॉक्टर धनंजय चोपड़ा के हाथ में आई है मेरे, संचार, शोध और मीडिया, डॉक्टर साहब की अपनी किताब है। और दूसरा मैंने कहा ना कि विभिन्न विषयों पे डॉक्टर धनंजय चोपड़ा लिखते हैं और काम करते हैं। ये किताब है फोटो पत्रकारिता, बदलती दुनिया, बदलती तकनीक। अब आप सोचिए, फोटोग्राफी में भी डॉक्टर धनंजय चोपड़ा ने सिर्फ फोटोग्राफी की नहीं, पुस्तक एक लिख दी पूरी। तो हमें लगता है कि ये जो वैविध्य है एक व्यक्तित्व का, ये बहुत अनुकरणीय है। और आप में से जितने लोग हैं वो सब डॉक्टर साहब की किसी एक अंग को अगर पकड़ लेंगे तो जिंदगी में सफल हो जाएंगे। बच्चे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो जनरेशन हमारे पीछे आ रही है वो ज़्यादा बेहतरीन है, उसके पास टेक्नोलॉजी है। आज ज़माना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, रोबोटिक्स का है, ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी का है। और ऐसे समय में डॉक्टर साहब, ऐसे समय में सही गाइडेंस की ज़रूरत है। ये जो जेन ज़ी है, इसको आप जैसे अगर डॉक्टर धनंजय चोपड़ा मिल जाएं पूरे हिंदुस्तान में, तो शायद जेन ज़ी की जो अपनी एक दुनिया है वो पूरी तरीके से बदल जाएगी। एक क्रिएटिव, एक कंस्ट्रक्टिव जेन ज़ी बन जाएगा। मैं यहीं पर रोक कर अंतिम बात, मैं केवल जेन ज़ी पर ध्यान नहीं देता। हमारी वो जनरेशन जो 2010 के बाद आ रही है, जिसे हम अल्फा जनरेशन कह रहे हैं, मेरा ध्यान उस पर है। वो स्क्रीन से भी उसे हमें कैसे अक्षरों की दुनिया में, कैसे किताबों की दुनिया में ले जाना है और कैसे उसकी सृजन क्षमता को टेक्नोलॉजी का तड़का देकर हमें आगे बढ़ाना है। वहीं से बहुत काम करना। वाह क्या बात है। अभी भी जज्बा है, अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो डॉक्टर धनंजय चोपड़ा ने सोच रखी है, जिसको वो ज़मीनी स्तर पर कर रहे हैं। और आज हमें लगता है दर्शकों, आपको डॉक्टर धनंजय चोपड़ा से बात हमारी जो हो रही है उससे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। और कहीं कोई मसाला नहीं है, कहीं कोई फिक्शन नहीं है। एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड टोटल फैक्ट। सो इसी बातचीत को हम लोग यहीं विराम दे रहे हैं और अगली बार फिर किसी बड़ी शख्सियत से हम लोग बातचीत करेंगे। डॉक्टर धनंजय चोपड़ा, आपका बहुत आभार। मज़ा आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद।